अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाइस्ता सिद्दीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि विनर्स के जो पोर्टल्स थे अपडेट हो चुके हैं। और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स की एक टैब अपीयर हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बट उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब किस तरह से फिल करने हैं, सो वो हम देखते हैं। और ये है कि जो उन्होंने कहा है कि वही विनर्स एंड रनर्स अप की बात हुई है कि जो मास्टर्स ट्रैक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 9 फरवरी से पहले डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं। सो आप जितना जल्दी सबमिट कर सकें और करें। और उसके बाद 10 फरवरी से 17 मार्च तक जो है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन उनकी होगी। और उसके बाद उनको कोई भी अगर एरर्स होंगी तो वो यूनिवर्सिटी या ओपन डोर्स आपको बता देगा। इसमें ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आप अपलोड करते हैं और अगर उनमें कोई एरर्स नहीं होती तो वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे भी चले जाते हैं जो आपकी चॉइसेस की होती हैं। और इसी तरह से अ, जो रशियन फेडरेशन का जो एक पोर्टल होता है, एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर भी चला जाता है जो आपको वीज़ा नंबर इशू करते हैं। उसमें ये है कि आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन आपने चूज करना है, इधर मास्टर्स या बैचलर। आपने यहाँ पे वही चूज करना है जो आप आगे परसू कर रहे हैं। आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यहाँ मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे, और नहीं तो बैचलर्स। यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम अपना चूज करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ का कोई आपको ज़्यादा डीपली उसमें रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही आप मास्टर्स डिग्री या प्रोग्राम सर्च करेंगे और इंग्लिश में सर्च करेंगे और अपना प्रोग्राम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे सर्टेन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपका प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर कर रही होंगी। वहाँ पे फिर आप उन सब के नेम्स कॉपी करेंगे और अपना प्रोग्राम कॉपी करेंगे। देन यू कैन आस्क चैट जीपीटी के विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, लाइक टॉप 2 आपकी वो उसमें। और बाकी बेशक सीक्वेंस आपने बनवा लेना है अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय दोज यूनिवर्सिटीज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम हुआ करता था, वो ऑफर हो रहा था, तो जिसकी वजह से फिर वो एक अच्छी ऑप्शन थी, तो मैंने वो ऑप्शन चूज की। इसमें ये है कि रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल की बात हो रही है, आपने डू नॉट स्पीक पे कर देना है। और उसके बाद प्रोफिशिएंसी कोर्स की बात है। जैसे प्रेपरेटरी कोर्स की मैं फिर से वही बात करूंगी कि अगर आप पहले 1 साल का अगर आप एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं तो आपको लेना चाहिए। इसमें ये होता है कि आप जो है आप कोर्स स्टार्ट करने से पहले 1 साल का प्रेपरेटरी कोर्स लेते हैं जिसके अंदर आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो आपको अगले 2 सालों में, और उसके अलावा अगर आप सेटलमेंट के ऑप्शन देखते हैं, जाहिर है जब आप अपना मेजर कर लेते हैं वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी एजुकेशन आपकी जॉब्स के लिए आसानी हो जाती है। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्लस पॉइंट। यू शुड कंसीडर, अगर आप अ, अ, उसमें वो देख रहे हैं तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज वगैरह, आपको कंसीडर करना चाहिए। लीगली इसमें आपको जॉब्स वहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी कोर्स आपको अलाउ नहीं होता। लेकिन हाँ, आप इलीगल करना चाहें या चुपके जैसे भी, तो वो आप लाइक आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। और रिस्क भी आप जाहिर है वो आपकी उसमें है। यहाँ पे ये है कि आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। ये दोनों ट्रांसलेटर और टीचर का ऑप्शन है जो कि आपको सेलेक्ट नहीं करना। और इसी तरह से जस्ट आपको ये प्रिपरेटरी कोर्स लेना, ये उनके लिए है बेसिकली जो खुद ऑलरेडी प्रोफिशिएंसी रखते हैं और एज अ ट्रांसलेटर उस फील्ड में काम करना चाहते हैं या एज अ टीचर। और यहाँ पे तो आपको एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और उसके बाद ये है कि जैसे आप मेरे पास एप्लीकेशन पोर्टल की एक्सेस नहीं थी क्योंकि मैंने इस साल अप्लाई नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं नेक्स्ट उसको तो एक्सेस नहीं कर सकती। बट ये है कि आपको मैं बता दूं कि जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो आएंगे। एक तो ये है कि आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो 2 डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एक है कॉन्सेंट फॉर्म होगा जिसमें वो कहते हैं कि आपके जो डेटा है वो हम उसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह से, मतलब आप हमें परमिशन दे रहे हैं। वो आपने कॉन्सेंट फॉर्म है उसको फिल करना है। और एक जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने फिल आउट करना है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट है। इसका ये है कि इंटरनेशनल पासपोर्ट के जो उन्होंने कहा ऑल पेजेस आपको चाहिए। जो फर्स्ट पेज होता है आपने हर एक पेज को सेपरेटली स्कैन करना है, एक पीडीएफ बना लेना है।
सो वो आपका जो है थर्ड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसकी जो है फोर्थ जो नंबर पे डॉक्यूमेंट होगा उसकी नोटराइज ट्रांसलेशन करवानी है आपने, रशियन ट्रांसलेशन करवानी है पासपोर्ट की। सो इसमें ये है कि आपने पहले ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद मतलब ट्रांसलेशन करवा के और नोटराइज करवा ली। या मैंने जो किया था कि मैंने रशियन नोटराइज्ड रशियन ट्रांसलेशन नोटराइज्ड ही करवा ली थी। मैंने एक इस्लामाबाद में एक वेंडर थे जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था, उनसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड ट्रांसलेशन करवाए थे। मैंने 3000 पे किया था अपने मतलब ये मैंने लास्ट ईयर की बात है, एक साल पहले की। तो मैंने 3000 पे किया था। ट्रांसक्रिप्ट के 3 पेजेस थे और डिग्री का 1 पेज था और उसके अलावा मेडिकल फॉर्म था। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाए थे उनसे और 3000 दिया था। सो आप नेगोशिएट कर कर सकते हैं अगर वो मतलब आपसे कर लें इस तरह से, जिस भी आप मतलब इन रेंज में आपने देना है, ज़्यादा उनको नहीं देना। या माइट भी मैंने भी ज़्यादा पे किया हो बिकॉज उन्होंने जस्ट ट्रांसलेट करना होता है और एक लॉयर से उन्होंने जस्ट नोटराइज्ड स्टैम्प लगवानी होती है। सो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है कि डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट को आपने मर्ज करके जो है वो ट्रांसलेशन आपने करनी है। आई मीन मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पहले तो, फिर उसके बाद उसी मर्ज डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की जो ट्रांसलेशन है, नॉटराइज ट्रांसलेशन, उनको स्कैन करके और वो आपने अपलोड करना है। फिर इसी तरह से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट आपका होना चाहिए। अब मतलब आपको मैं इसका जो फॉर्मेट है वो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको सिंपल फिल आउट करें और किसी भी डॉक्टर से, प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर है, आप वहाँ से साइन एंड स्टैम्प करवा लें। ये माइंड में रखें कि स्टैम्प हो ताकि थोड़ा सा आई मीन लगे कि बाकी एक एथिकल डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने किसी खुद से ही वो नहीं कर लिया। सो उसमें ये हो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर के जो स्टाफ होगा उनके हॉस्पिटल का नेम भी मेंशन होता है उस पर। सो इसका आपने नोटराइज्ड ट्रांसलेशन करवाना है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स का होता है कि नोटराइज्ड ट्रांसलेशन को क्या हम मतलब डॉक्टर से साइन एंड स्टैम्प करवा सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो ये मतलब है कि अगर आप करवा रहे हैं तो आपके डॉक्टर को रशियन आती है। सो विच इज़ नॉट द केस। तो आपको पहले जो है वो साइन एंड स्टैम्प करवाने हैं डॉक्टर से और फिर उसकी नोटराइज ट्रांसलेशन करवा लेनी है आपने। सो उसके अलावा इसके अंदर रिपोर्ट्स की भी बात की गई है, कुछ HIV टेस्ट रिपोर्ट है और उसके अलावा रशियन नोटराइज्ड ट्रांसलेशन जो है उसकी भी बात की गई है। सो मतलब इसका है कि HIV टेस्ट रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है और उसकी रशियन नोटराइज्ड ट्रांसलेशन है। सो उसी तरह से हेपेटाइटिस B and C एंड ट्यूबरक्लोसिस जो TB का होता है टेस्ट, ये आपने करवा लेने हैं और उनके ट्रांसलेशन। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये टेस्ट से गो थ्रू कर लें, क्योंकि एक बार मतलब मैं भी वैसे रिपोर्ट्स बनवा रही थी किसी एक और स्कॉलरशिप के लिए और मेरा आई डोंट नो फॉर सम रीजंस मेरा पॉजिटिव आ गया था। और फिर उसको मैंने दोबारा, मतलब इंसान डर जाता है, फिर मैंने उसको दोबारा से वो किया और विच वाज नेगेटिव। सो और इसमें एक हमारे फेलो थे जिनका मतलब ये हेपेटाइटिस का पॉजिटिव आ गया था और मतलब रशिया जाने से पहले। तो उन्होंने फिर जाने से पहले ये सारे ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कर लिया था राधा दिन के वो वहाँ जाते और फिर सारा कुछ। तो इट इट कैन बी अ ब्लेसिंग। सो आपको चाहिए कि आप HIV टेस्ट भी करवा लें और उसकी रिपोर्ट और फिर रशियन ट्रांसलेशन और हेपेटाइटिस B and C एंड ट्यूबरक्लोसिस और उसकी रशियन ट्रांसलेशन। इसी तरह से एक और भी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है जिसमें आपने करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। सो इसमें अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं। इसमें ये है कि जैसे आपने कोई कॉर्सेरा के कोर्सेज अपलोड किए होंगे या किसी के पास कोई पब्लिकेशंस हैं या किसी भी तरह के अचीवमेंट्स हैं, सो आपने उन सबको मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बना लेना है और वो आपने पोर्टल पर अपलोड कर देना है इसी डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर। सो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जाहिर है मेरे लिए अपना कंप्लीट फॉर्म शेयर करना तो मुश्किल है, बट जाहिर है मैंने जो मेरी
इंफॉर्मेशन है पर्सनल, वो मैंने हाइड करके और उस तरह से वो कर लिया। सो इसमें ये ऑप्शन है कि जैसे मैंने किया था तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कम स्पेस थी, तो मैंने यही किया था कि मैंने यहाँ पे पिक्चर भी इवन अपनी पेस्ट कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब टाइप किया था। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस लाइक वीज़ा इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं। सो आपने टिक करना है कि ऑफ कोर्स हमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे आपने कंट्री लिखना है जहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। सो पाकिस्तान, और इसी तरह से मैंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया था, सो मैंने चूज़ किया था इस्लामाबाद। और उसके बाद यहाँ पे है जो इंफॉर्मेशन है आपकी पर्सनल, कि उन्होंने कहा फैमिली नेम आपने अपना मेंशन करना है। सो जो भी आपका सेकंड नेम होगा या जो आपका फैमिली नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और इसी तरह से आपका जो नेम है, जैसे फर्स्ट नेम है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने फैमिली नेम की रशियन ट्रांसलेशन जो बनती है वो यहाँ पे राइट करनी है। जैसे यहाँ मेरा सिद्दीक है सरनेम, तो उसमें फिर आपने यहाँ पे मेरे जैसे ट्रांसलेशन हुई थी तो मैं यहाँ पे वो लिखा था, और इसी तरह से शाइस्ता यहाँ पे आ गया था उसकी ट्रांसलेशन। सो ये माइंड में रखना है कि जो आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब बाकी ट्रांसलेशन में फिर भी हमें इतना नहीं पता कि क्या ट्रांसलेशन उन्होंने ठीक की है या गलत की है, बट आपके नेम्स में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी डिग्री पे जो ट्रांसलेशन है नेम की वो डिफरेंट है, मतलब सरनेम आपके फुल नेम मतलब जो भी है, और आपके फादर नेम की जो रशियन ट्रांसलेशन है वो कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे जैसे आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन होगी, आपने डिग्री के नेम्स की भी उसी तरह से ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स गूगल की कोई और ट्रांसलेशन दे रहा होता है, समटाइम्स कोई और, तो वो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वही आपने जो है एक यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम की ट्रांसलेशन, और यहाँ पे आपने सर नेम की, और इसी तरह से यहाँ पे आपने जो है सॉरी यहाँ पे आपने इंग्लिश में, और यहाँ पे आपने रशियन जो है वो लिखनी है फर्स्ट नेम की रशियन ट्रांसलेशन, यहाँ सेकेंड नेम जो आपका सर नेम है, और इसी तरह इंग्लिश में फर्स्ट नेम और यहाँ सर नेम जो है आपका, या फैमिली नेम आप कह सकते हैं। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे आपके फादर्स नेम आपने जो है आपका फादर्स का फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, आपको पता है हमारे पासपोर्ट पे फादर्स नेम भी मेंशन होता है, सो आपने ये यहाँ पे लिख लेना है। सो उसमें वही नेम है कि उन्होंने लिखा है कि इसमें आपने यूं लिखना है कि वही पहले आपने सरनेम लिख लेना है, जैसे जो आपका फैमिली नेम है, फिर कॉमा लगा के आपने अपने फादर का फर्स्ट नेम लिख लेना है। जैसे आपने, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा होता है ये फैमिली नेम पहले लिखते हैं और फिर वो लिखते हैं। सो अगर आपकी इवन थ्री नेम्स है आपके फादर में, तो आप पहले जो है अपना सरनेम लिख लेंगे फादर का, और फिर बीच में कॉमा, और देन आप फुल जो नेम है उनका वो आ जाएगा। सो इस तरह से आपने लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है आपके पासपोर्ट पे जो मेंशन होती है वो लिखनी है। पहले आपने यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंट्री एंड देन सिटी, कंट्री एंड देन कॉमा और सिटी लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर मेंशन करना है। और उसके बाद उन्होंने सिटीजनशिप का पूछा है, यहाँ पे अगर मल्टीपल है आप तो वो चूज कर सकते हैं, विच आई गेस माइट नॉट बी द केस। और उसके बाद यहाँ पे आपके परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आ जाती हैं। सो उन्होंने यहाँ पे कंट्री की बात की है, और यहाँ पे आपने अपने जो आपके सिटी का या एड्रेस का जो भी पोस्टल कोड है वो आपने मेंशन करना है। वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आपने स्टेट जिसको प्रोविंस कहते हैं आपने वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सिटी मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपका स्ट्रीट, हाउस अगर है, बिल्डिंग और फ्लैट नंबर अगर है, जो कि हमारे अक्सर पाकिस्तानी एड्रेसेस में नहीं होता। सो वट एवर जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा, और वही यूज़ कर लीजिएगा जो आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री कोड के साथ अपना जो है फ़ोन नंबर लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स कांटेक्ट का जो है वो एक सेक्शन आ जाता है। तो इसमें ये है कि आपने यहाँ पे अपने फादर्स का जो है फैमिली नेम लिखना है।
वही बात है कि फैमिली नेम पहले ही लिखते हैं और उसके बाद नेम, तो आपने यहाँ फैमिली नेम लिख लेना है, यहाँ पे जो उनका नेम है, मतलब जैसे अगर जो यहाँ पे फर्स्ट नेम है या जो भी दो नाम है, अगर आपके फादर्स के, मेरे फादर के नेम में थ्री नेम्स थे, तो मैंने यहाँ पे उनका फर्स्ट और जो सेकेंड होता है, मतलब वो टोटल आप उनका एक नेम बना रहा होता है, और उसके बाद जो सर नेम होता है वो यहाँ पे आ जाता है, या फैमिली नेम। और उसके बाद उनके फादर्स का नाम आएगा यहाँ पे, मतलब आपके जो दादा है उनका यहाँ पे नाम आएगा फुल। और वो आपने उसी स्टाइल, बेशक आप जैसे हम लिखते हैं कि सीक्वेंस में ना, कि फर्स्ट नेम पहले और सेकंड, और इस तरह से उसी सीक्वेंस पे आपने यहाँ लिख लेना है दिस, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप लिखनी है, और उसके बाद मतलब आपके फादर की सिटीजनशिप, और उसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने जब सिटीजनशिप मेंशन कर दी, तो उसके बाद आपके फादर्स की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो उनके आईडी कार्ड पे मेंशन है, उनके बाद इनका जीमेल आईडी आपने मेंशन कर देना, और इसी तरह से कंट्री कोड के साथ अपने फादर्स का जो कांटेक्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो उसके बाद ये यहाँ ये फिल करने की जरूरत नहीं है, आप ये खाली छोड़ेंगे। और उसके बाद ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट नंबर लिख लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है डेट ऑफ इशू, और उसमें आपने गौर करना है कि डे और मंथ और फिर ईयर, और इसी तरह से कब तक वैलिड है, कब इशू हुआ था ये वो, और कब तक वैलिड है ये हो जाएगी डेट। और उसके बाद यहाँ है कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये उसके बारे में हो जाएगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम लिख देना है यहाँ पे, और साथ में पाकिस्तान लिख दीजिएगा। और उसके बाद कंट्री का आ जाएगा यहाँ पे, और किस सिटी में है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद स्ट्रीट हाउस, ये जो भी आपके यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और इसी तरह से अपने ग्रेजुएशन ईयर, जस्ट ईयर लिखना है, नो फॉल स्प्रिंग नथिंग, बट जस्ट आपने ग्रेजुएशन ईयर मेंशन करना है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बैचलर्स के लिए कंटिन्यू करें तो यहाँ बैचलर्स को मार्क करेंगे, और मैंने मास्टर्स के लिए सो इसको मैंने मार्क किया था। सो इस तरह से आप जस्ट इसको मार्क कर सकते हैं, आपको खुद पेंसिल या उस तरह से क्लियर नहीं होता ज़्यादा, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया था। सो जाहिर है हमारा डिग्री जो है मास्टर्स वाला जो है वो 24 मंथ्स का है, सो ये वो हो जाएगा। और उसके बाद एकेडमिक ईयर को आपने सेलेक्ट करना है, ये ना तो समर स्कूल है ना स्प्रिंग टर्म है, कुछ भी नहीं, ये एकेडमिक ईयर है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फुल टाइम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक कोड होता है आपके कोर्स का जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आई एम नॉट श्योर आपके पास है ये नहीं, सो ये वहाँ ये वो लिखना है, हमारे पास था। और उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे जो मेंशन किया होगा, यहाँ पे आपने अपने उस पे कोर्स मेंशन किया होगा, आपने एज इट इज वही यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि द इंफॉर्मेशन मस्ट मैच द डेटा इन पैराग्राफ्स 24.1 एंड 24.2 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो 24.1 जो है वो ये है, 24.2 ये है। सो यहाँ पे आपने उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे वही यहाँ पे मेंशन करना है। सो इनमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, आप चैट जीपीटी से पूछ के उनके रैंक्स कर लीजिएगा, और फिर आपने यहाँ पे अपने उनको सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विद द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, आपने चैट जीपीटी से वो डिस्कस करके और वो उनको रैंक आउट कर लेना। और यहाँ पे जब आपके रैंक हो जाएंगे तो वही आपने इन्हीं के रैंक्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो रैंक्स में गलती ना करिएगा, अगर ऐसा हुआ जो फर्स्ट जिसको भी आप लिखेंगे आपके एप्लीकेशन फर्स्टली उसी यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। सो इस तरह से है। और उसके बाद ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने पूछा है कि कौन कौन से आप बोल सकते हैं इंक्लूडिंग योर नेटिव लैंग्वेज। सो यहाँ पे रशियन आपने कहना है डू नॉट स्पीक, और उसके बाद इंग्लिश है सो फ्लुएंट, उर्दू फ्लुएंट, और उसके बाद अगर आपकी जो है पंजाबी पश्तो वट एवर वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने ये कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, उन्होंने यहाँ पे सेक्शन बनाया है, तो आपकी कोई डिफरेंट अचीवमेंट्स है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, आपकी कोई पब्लिकेशन है या कोई भी अचीवमेंट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स का अगर आप मेंशन करते हैं तो ये स्पोर्ट्स का आ जाएगा, अचीवमेंट क्या थी, यू वन विनर रनर्स अप और वट एवर, यहाँ पे ईयर आप मेंशन कर देंगे। सो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एकेडमिक कंपटीशन, क्योंकि हम एक
फुल एकेडमिक कंपटीशन के बाद ही ये हमें ओपन डोर स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे आप एकेडमिक कंपटीशन करेंगे और उसके बाद उन्होंने क्या स्पेसिफाई करे, तो आपने कहना है कि ना ये है, ना ये है, ना ये है, बल्कि ओपन डोर्स रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट, इस तरह से आपने ये मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने इन ऑप्शंस को मार्क आउट कर लेना है कि आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट अटैच किया है, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अटैच किए हैं, कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच किया है, उसके बाद कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन द एब्सेंस ऑफ HIV एंड एड्स, और उसके अलावा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट और द एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये आपने अटैच करना। सो ये आप मार्क कर लेंगे। और इसी तरह से अपनी पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग की आपने जो कॉन्सेंट फॉर्म है वो भी अटैच किया है, तो ये आपने इसको भी मार्क कर लेना है। यहाँ पे वही बात है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशनल एडिशनल देना चाहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं डिबेट्स में बहुत अच्छा हूँ, या जो भी आप लिखना चाहें। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बारे में के बाद आपके क्या प्लान है। सो आई सेड लाइक आई वांट टू डू PhD इन रशिया। सो उसके बाद ये जो डेट होगी, आप जिस दिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ जो है, यहाँ तक आप जो है अपना प्रिंट मतलब कंप्यूटराइज्ड अपना काम करके इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू। बट यहाँ पे जो है आपको प्रिंट करके और हैंड रिटन ही करना होगा। सो ये आप ये पूरा आप हैंड रिटन कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार प्रिंट करेंगे तो ये सारी आपकी हैंड रिटन डिटेल आ जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे आपने डेट जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन ये फिल कर रहे होंगे, और इसी तरह से आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सो यही था इस एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉन्सेंट फॉर्म में क्या है। सो उसमें ये है कि यहाँ पे आपने अपना आय आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। बट नेम वही बात है कि पहले आप लास्ट नेम लिखेंगे और फिर फर्स्ट नेम आएगा। मतलब जो भी आपका है, जैसे आप कहें कि उमर सदीक है, तो आप पहले सदीक लिखेंगे और उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है विच इज़ उमर, सो आप उसी तरह से कॉमा लगा के और फिर आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है कि डेट ऑफ पासपोर्ट, डेटा ऑफ पासपोर्ट और अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपने लिखना है डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, कि आपको प्लेस किस दिन इशू हुआ था। सो पहले आप डेट लिखेंगे, वही बात है कि उसी पैटर्न में लिखना है डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, और उसके बाद कॉमा, देन आपने लिख लेना है पाकिस्तान, और ब्रैकेट्स में आपने बता देना है कहाँ पे आपको जो है प्लेस ऑफ इशू था। अदरवाइज आप जस्ट पाकिस्तान में लिख सकते हैं, बट अगर आप लिखना चाहें तो अपना सिटी भी मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको पासपोर्ट इशू हुआ था। सो उसके बाद जो है नीचे आपकी ये सारी वो डिटेल्स हैं, इस पे आपने कुछ नहीं करना। फिर वही बात कि आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे होंगे, और उस ये सिग्नेचर आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन आपको जो है एक ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सरनेम एंड इनिशियल्स, इनिशियल्स में किसी के दो नाम भी हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इनिशियल्स लिखा है। और यहाँ पे आपने जिस सरनेम जो आपका, और फिर कॉमा लगा के, और इनिशियल्स किसी का एक नाम हो सकता है, किसी के दो नाम हो सकते हैं। सो ये वहाँ इस तरह से हो जाएगा। और उसके अलावा अब अगर आप रशियन ट्रांसलेशन के हवाले से, और मैं एक और सजेशन शेयर करना चाहती थी कि जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, ऑलमोस्ट 12 to 13 डॉक्यूमेंट्स है। सो आप इस तरह से कर लीजिएगा। ये तो आपका उन्होंने आपके फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देंगे, सो इस पे आपने नहीं सोचना। बट ये एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद अपना नाम लिख लेना है, इसको नंबर 1, और इस तरह से नंबरिंग दे लेंगे ना, जब जब पासपोर्ट इन इंग्लिश, पासपोर्ट इन रशियन, फिर इसी तरह से डिग्री इन ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश, अपना नाम फुल, और उसके बाद डिग्री इन ट्रांसक्रिप्ट इन रशियन, इस तरह से कॉन्सेंट फॉर्म और मेडिकल फॉर्म इन इंग्लिश, और इस तरह से टेस्ट वाले भी आपने अलग से जब एक ही फोल्डर बना लेने, इस तरह से सीक्वेंस है, तो आपको अपलोड करने में आसानी होगी। जो भी आपका उसमें सीक्वेंस है अपलोड करने का, उसी तरह से आपने नंबरिंग करके और इनको अपने पास रखना है। और उसके अलावा रशियन ट्रांसलेशन, आई मीन नोटराइज्ड ट्रांसलेशन विच इज़ रशियन। सो मैंने ये किया था कि एक तो मैंने
रशियन जो है ट्रांसलेशन मैंने रशिया से करवाई थी। वो मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। रशियन ट्रांसलेशन ही आई गेस उनका कोई बिजनेस का नाम था। बट वो वहाँ की जो ऑथराइज्ड नोटराइज्ड कंपनीज होती हैं वो एक उनमें से थी, और मैंने वहाँ से करवाया था। वो तकरीबन 1100 रूबल्स लिए थे उन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट के। पासपोर्ट मैंने जस्ट वहाँ से करवाया था। बाकी मैंने जो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग नेम्स जो थे मैंने वो अपने जो मेरे डिग्रीज और जो भी मेरे मेडिकल फॉर्म्स के मतलब उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो तो वो मैंने करवाए थे। लेकिन मैंने वो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने एक इस्लामाबाद के एक वेंडर से करवाए थे। मतलब घर में बैठ कर ही मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, और इस तरह से मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप वो कर दें। अगर आपके कोई इस्लामाबाद में जानने वाले हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो अपनी अंडर सुपरविजन ही उनसे जो है ट्रांसलेशन करवा लें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है लड़के से ही हैंडल कर लेते हैं, बट लड़की जब उन्हें पता चलता है तो वो फिर कोई भी इस तरह एरर्स कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में की ट्रांसलेशन सही नहीं है, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये था कि नेम्स में गलती थी, मतलब इस तरह से कि उन्होंने कहीं ट्रांसलेशन किस तरह से कर दी थी और कहीं के अल्फाबेट्स उनके किस तरह से थे। तो मैंने उनसे दोबारा कहा था, और वो थोड़ा सही होता है, नहीं मानते क्योंकि ऑलरेडी उनको हम पैसे दे चुके होते हैं। सो अगर आपको कोई जानने वाला है तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। So I hope this was helpful for every one of you guys there. So if it was helpful, subscribe to the channel so such informative videos keep on coming towards you. So see you guys later. Allah Hafiz.